ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियाँ है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। चलिए राजेश भाई, अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और विषय है गन्ने की पेंडी यानी रेटून में समसामयिक कार्य और उर्वरक प्रबंधन। जी बिल्कुल, ये हमारा विषय है और आज हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया। आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। और जो दूसरे हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली। तो अब सीधे चलते हैं विशेषज्ञों के पास और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। गन्ने की पाठशाला इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा जो प्रायोजित है उसमें डॉक्टर ईश्वर सिंह जी और डॉक्टर तेवतिया जी दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी। और जिस तरीके से हम गन्ने की पाठशाला चला रहे हैं और हमारे किसान भाई काफी इसमें बढ़ के भाग ले रहे हैं और फोन भी करते हैं, उसके साथ साथ बहुत से किसान भाइयों के बाद में भी फोन आते हैं, वो जानकारी भी लेते हैं। और आज का जो विषय हमने रखा है गन्ने की पेड़ी यानी रैटून, उसमें क्या कुछ समसामयिक कार्य किए जा सकते हैं और किस तरीके से उसमें उर्वरक प्रबंधन किया जा सकता है। इस विषय पर जो भी हमारे किसान भाई फोन करेंगे उनका तो हम जवाब देंगे ही। और लेकिन डॉक्टर साहब, जो इस समय कुछ क्षेत्रों में बरसात हुई है और ये बरसात जो हमारे किसान भाइयों की कुछ फसलें खड़ी हैं, उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाइयों ने गन्ने की बसंतकालीन और शरदकालीन बिजाई की थी, उस फसल पर क्या प्रभाव पड़ा है और जो अभी भी कुछ किसान भाइयों के गन्ने की फसल खड़ी है उस पर इसका क्या असर रहेगा, इसके बारे में डॉक्टर साहब पहले बताइए हमारे किसान भाइयों को। देखिए शिवनंदन जी, जो अभी अभी बारिश हुई है जी, जो गन्ना शरदकालीन समय में बोया गया था हमारे किसानों के द्वारा जी, उसके लिए तो सोना बरसा है ये। और जो किसान भाइयों ने मार्च में और फरवरी में बुआई कर ली थी गन्ने की जी, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम कुछ उन किसानों को है जो पछेती गन्ने की बिजाई करते हैं, गेहूं काट के करते हैं। थोड़ा गेहूं में के समय में भी बारिश हो गई थी, गेहूं काटने में भी लेट हो गए, तो जिनका गन्ने का अंकुरन अभी नहीं हुआ है या जिन्होंने फिलहाल में ही गन्ना बोया है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी जब खेत में पानी खड़ा हो जाए। अगर थोड़ी बहुत बारिश है और नमी है और जो जमीन है, मृदा है, उसने वो सोख लिया है और पानी नहीं है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। खड़े पानी में दिक्कत है। वो किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि उस पानी को खेत से तुरंत बाहर निकालने की व्यवस्था करें। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे ईश्वर सिंह जी? जो बारिश हुई है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शरदकालीन गन्ने के लिए सोना बरसा है, क्योंकि ये एक सिंचाई का काम करेगी। और वसंतकालीन गन्ना जो हम फरवरी और मार्च में जिसकी बुआई करते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और मुझे इसका कोई गन्ने के फसल पे इसका कोई नुकसान नहीं नजर आ रहा। ये हमारे गन्ने की पैदावार के लिए अच्छा ही रहेगी। जी डॉक्टर साहब, अब आते हैं अपने विषय पे। जैसे कि हम पेड़ी यानी रैटून का जिक्र करते हैं, रैटून है क्या, पहले तो इसको बताइए आप। देखिए शिवनंदन जी, पेड़ी या रैटून जो गन्ने की फसल है वो जनरली सामान्य तौर पर किसान 2 साल तक लेता है। 3 साल तक ले लेते, 3 साल भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है। गन्ना एक ऐसी क्रॉप है, अगर प्रबंधन अच्छी तरह किया जाए जी, तो इसको आप कई साल तक ले सकते हो।
जी। ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि आप उसकी जड़ों की प्रूनिंग किस तरह से करते हैं, उसको गहरा कितना बोया हुआ है, उसको खाद पानी कितना देते हैं, ये तो उगता ही रहेगा। पेरिनियल क्रॉप के रूप में भी इसको लेते हैं कुछ प्रोग्रेसिव किसान और ले सकते हैं, और साइंटिफिक कोई इसमें अड़चन भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब पहली बार बोते हैं, जो गन्ने के सेट बोते हैं, वो उसको प्लांट केन कहते हैं जी, पौधा गन्ना। और जब एक बार उसको काट लेते हैं तो उसके बाद जो कल्ले निकलते हैं वो दूसरी साल वाली जो फसल को उसको पेड़ी कहते हैं। जी। और क्योंकि पेड़ी एक दूसरी साल की फसल है, और जब किसान भाई गन्ने की बिजाई करते हैं उस समय खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, सिंचाई है, कीट प्रबंधन है, सारी क्रियाएं करते हैं। तो क्या पेड़ी में भी ये सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं या इससे कुछ बढ़ के कार्य करना पड़ता है? देखिए शिवानंदन जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि किसान भाई ये समझते हैं कि एक बार हमने प्लांट में बोते समय खाद लगा दिया तो अब पेड़ी में लगाने की जरूरत नहीं है, यूरिया लगाते रहिए और अपना पेड़ी की फसल ले लीजिए। देखिए तथ्य ये है जी कि जो पौधे को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जितनी पौध गन्ना को जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा पेड़ी को होती है, क्योंकि उसका जड़ावड़ा जो होता है, जड़ पहले से ही काफी विकसित होता है और विकसित होता है। तो अब उसमें निश्चित रूप से सभी तत्वों की, जो पौधा गन्ने में लगाया था, सभी पोषक तत्वों की, उर्वरकों की, चाहे वो NPK हो, चाहे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो, चाहे सूक्ष्म पोषक तत्वों, सभी की जरूरत होती है। और जैसे कि 17 पोषक तत्व होते हैं, पौधा पेड़ी में भी उन्हीं सभी तत्वों को लेता है। अब सबसे जरूरी बात जो है पेड़ी के प्रबंधन में, वो ये है कि नाइट्रोजन के अलावा, चलो नाइट्रोजन को तो आप यूज कर सकते हो, मोबाइल है, सॉइल में पानी के साथ में जड़ों तक पहुंच जाता है जी। उसमें आप DAP यानी फास्फोरस और पोटासी MOP, इनका प्रयोग किस तरह से करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी डॉक्टर साहब, आगे जानकारी आपसे जरूर लेंगे। एक किसान भाई का सवाल लेते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। हाँ, मैं डॉक्टर SN सिंह लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर तेवतिया और डॉक्टर ईश्वर सिंह दोनों अच्छे हाँ हैं। जी 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 मित्र हैं। जी डॉक्टर साहब, जी जी जी। स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल नहीं है, बस एक डिस्कशन थोड़ा सा हल्का सा है, बस आधा मिनट लूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं कि वेस्टर्न यूपी में जो रेटून की यील्ड है वो करीब 91 टन प्रति हेक्टेयर है जी, और पौधे गन्ने की जो उपज है करीब 89 टन प्रति हेक्टेयर है। ये तो अच्छा ही है। यील्ड ज्यादा है, लेकिन पिछले साल तो यूँ कहिए कि जो रेटून में जो पोगले होते हैं, पोगलों की वजह से रेटून की यील्ड ज्यादा हो जाती है। लेकिन टाप बोरर का जो प्रकोप पिछले साल से ज्यादा हो रहा है, तो उसमें टाप बोरर के अंडे, उसके लार्वा, उसके प्यूपा सब आ रहे हैं। तो ऐसे में यह सलाह भी दी जा रही है कि पोगलों को काटा जाए। अगर पोगलों को काट देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि रेटून की यील्ड डाउन हो जाएगी अगले साल? देखिए डॉक्टर साहब, वैसे तो आप पूरा सब जानते हैं, लेकिन ये वाटर शूट जो है, इनको हम काटने की वो करते हैं और उतने ही नीचे से निकल आते हैं, जितने हम काटेंगे उनको निकल आते हैं वो, और बराबर नीचे से सब बराबर चलेंगे। अगर हम पोगले छोड़ेंगे तो जो और पौधे हैं वो दब जाएंगे और वो ही रहेंगे जो ऊपर जो चले हैं। तो वैज्ञानिक रोग और आप भी जैसे समर्थन करेंगे तो हम उनको काटने की सिफारिश करते हैं, जिससे कि सारे के सारे एक साथ ऊपर आ सके और मिलेबल केन ज्यादा से ज्यादा हमारे बन सके। मेरा डिस्कशन का यही मुद्दा था कि आपके मार्फत जो है ना, ये संदेशा किसानों तक जाए कि पोगलों में जो है ना, जो टाप बोरर के अंडे, प्यूपा, लार्वा सब लगे हुए हैं, उनको अगर काट दिया जाए और मवेशियों को खिला दिया जाए जी, तो ऐसे में क्या होगा ना कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी और मवेशियों को भी अच्छा मिल जाएगा चारा। अच्छा, चारा भी मिल जाएगा। जी जी, पौष्टिक चारा। टाप बोरर को हमें मिनिमाइज करना है। जी जी जी, बिल्कुल सही। बढ़िया लग रही है। फार्मर्स के लिए प्रोग्राम बहुत बढ़िया होता है आप लोगों का। आप अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छा बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बताया कि जो उसमें किल्ले हैं उनको काट देना चाहिए, लेकिन इससे काटने का फायदा क्या है? देखिए, यही बात अभी कह रहे थे, जब उनको काट देंगे ना जी, तो जो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने भी बताया, हम भी बताया, जो टॉप बोरर की जो पीढ़ियां हैं जी, जो कि वो बड़ी वाली फसल से आई हैं, बड़ी वाली फसल, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं, और उनमें भी टॉप बोरर जो कहते हैं कि चोटी बेधक जी,
जो ऊपर वाले अगोला को जो कि बढ़वार करता है उसकी जी, उसको काट देता है, सुखा देता है ऊपर से। उसकी 4 पीढ़ियां चलती हैं गन्ने में। तो उसमें जब बड़ा गन्ना होता है तो वो उनके उस पे जो पोगले होते हैं उनमें आ जाते हैं उनके अंडे, तो उनको छोड़ देंगे तो वो पूरी फसल में फिर वो दोबारा फैल जाएंगे। कीट का प्रकोप हो जाएगा। उनको अगर निकाल देंगे तो देखिए नीचे से कल्ले उससे ज्यादा आएंगे, सभी कल्ले बराबर के होंगे, सबको पोषण बराबर मिलेगा और मिलेबल केन ज्यादा बनेंगे। जो वो बड़े पोगले होते हैं वो फिर और जो नीचे से निकलते हैं कल्ले छोटे, उनको पनपने नहीं देते हैं, उनके हिस्से का भी पानी खाद सब उनके हिस्से का ले लेते हैं और वो मिलेबल केन नहीं बन पाते, थोड़ा सा ग्रोथ करके वो छोटे रह जाते हैं। दूसरा देखिए चारा बहुत अच्छा होता है वो जो पोगले का, उसको जो पशु है ना बड़े चाव से खाते हैं, तो पशुओं के लिए चारा भी मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि जब हम नई फसल लगाते हैं तो उसमें कुंड में आपने खाद उर्वरक सारा कुछ दे दिया, लेकिन पेड़ी वो खड़ी फसल है, उसमें कुछ ऐसी चीज जब आप डीएपी का जिक्र कर रहे थे जिसमें उसको आप कैसे देंगे? हाँ देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक जो ज्ञान बढ़ता जा रहा है किसानों का, तो रेट्यून मैनेजर भी आने लगा है, अब इम्प्लीमेंट है। लेकिन देखिए हम पीछे जब खेती करते थे, हमारे से पहली पीढ़ी जो खेती करती थी वो जब देसी हल से जोतती थी पेड़ी को, तो उसके किनारे पे बिल्कुल जड़ों को काटते हुए उनको तोड़ते हुए और उसमें खाद डालते थे। वो भी ये जानते थे कि जो ये फास्फोरस है ये नीचे मट्टी में डाला जाना चाहिए जहां पे गन्ने की फसल का रूट जोन होता है। क्योंकि अगर देखो कुछ किसान भाई, कुछ क्या काफी किसानों को मैंने देखा है कि डीएपी का नॉलेज हुआ, वे डीएपी जरूरत है, वो ऊपर से उसको छिड़क देते हैं। कभी कभी तो उसमें जो पत्ते होते हैं वो फैले होते हैं खेत में और उसके ऊपर ही डीएपी छिड़क देते हैं। उन किसान भाइयों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि डीएपी जैसे बहुत ही कॉस्टली, बहुत महंगा फर्टिलाइजर है, उसको बेकार ना करें। ऊपर से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि फास्फोरस जहां पे डाल देते हैं वहीं पड़ा रहता है खेत में, 1-आध इंच तक बस जहां तक घुलता है वहीं रहता है, और जड़ें उसको जब ही ले पाती हैं जब जड़ें उसके पास जाएं। अब देखिए जड़ ऊपर तो आएंगी नहीं खेत के, जड़ तो नीचे रहेंगी, तो जब तक उसको नीचे नहीं देंगे जब तक फास्फोरस का फायदा नहीं होगा। यही है इसका पोटास भी जड़ में देनी चाहिए। तो देखिए देसी हल से या ट्रैक्टर से भी आजकल या उससे जो है उसके जड़ों के नीचे ये 2 तत्व तो जरूर देने चाहिए, और अगर उनके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी दे दें तो बहुत अच्छी बात है। तो फर्टिलाइजर हमेशा रूट जोन में, एक नाइट्रोजन ऐसा है कि उसको कहीं भी डाल दो, वो पानी जहां जहां तक नमी पहुंचेगी वहां तक ये नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। तो डॉक्टर साहब जैसे आपका नैनो यूरिया आया है जी, तो क्या नैनो डीएपी भी आया है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसान भाई? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर भी हैं, NPK 19-19-19 जिसमें तीनों होते हैं वाटर सोल्युबल में, SOP भी होता है, सल्फर है। वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर की भी एक रेंज है, ये भी एक नैनो डीएपी और नैनो यूरिया, ये भी स्प्रे में यूज होते हैं जैसे और वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं। तो बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं डीएपी, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का छिड़काव जब भी फसल भरी हो जाए, पत्ते खूब निकल आए, क्योंकि ये स्प्रे से होती है तो जितना पत्तों पर पड़ेगा उतना ही फायदा होगा इसका। डॉक्टर साहब कुछ हमारे किसान भाई कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद हो गए, केचुआ खाद, इसका भी प्रयोग करते हैं, तो उसको किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, ये आप जैसे आपने कहा गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, और दूसरा कि आपके केंचुए की खाद है, इनको आप पेड़ी को जो तैयार करते हैं उस समय जब उसमें आप पेड़ी प्रबंधन मशीन से या फिर आप हल से उसके स्टबल सेविंग करते हैं, ऊपर से स्टबल को काटते हैं और जड़ों को पास से जब गन्ने की लाइन के पास से हल चलाकर आप उसकी जड़ों को काटते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उस समय जो नाली बनती है उसके अंदर आप FIM है, गोबर की खाद है, वो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर प्रेस मड हो जो फैक्ट्री से हमारी तैयार होती है उसको भी आप इसको उसमें डाल सकते हैं। तो इसको हम इस तरह खूडों के अंदर डालकर उसको पेड़ी में हम डाल सकते हैं गोबर की खाद को। तो निश्चित तौर पर उसका भी किसान भाइयों को और जो हमारी किसान भाइयों ने फसलें लगाई उनको फायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो।
नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर, सत्यवान बोल रहा हूँ जी। जी सत्यवान जी, कहाँ से? मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या सवाल है सत्यवान जी? सवाल मेरा ये है सर कि आजकल जो अब गन्ने के समसामयिक कार्य हैं और जो आप बता रहे हैं जी, तो उनको किस तरीके से किया जाए, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए वो। जी बिल्कुल। सत्यवान जी, आप अपनी फसल की जो स्टेज है, कब बोई है आपने, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, तभी हम अच्छी तरह से बता पाएंगे। थोड़ी पछिती रहेगी हमारी फसल थोड़ी सी। कब बोई थी? ये करीब 2 महीने हो गए। 1 महीना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, डायरेक्ट करना बोया था खेत में? जी जी जी। देखिए सत्यवान जी, एक तो मैं सबसे आपको एक अच्छी बात बताना चाहूंगा। देखो, प्लानिंग बनानी पड़ती है कोई भी काम हो। आपको ये लग रहा है कि पछेती होगी तो आप गन्ने की नर्सरी उगा सकते हैं। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नर्सरी में, और उसमें कुछ नहीं करना है। आप बहुत अच्छी जो जमीन हो आपकी, उसमें खाद मिलाएं अच्छी तरीके से, और उसकी रेज बेड बनाएं, यानी कि 1 मीटर ऊंची, थोड़ी सी ऊंची क्यारियां बनाएं, जहां पे बराबर में नालियां रहेंगे, उनकी मिट्टी भी ऐसे ऊपर डाल देंगे तो वो बन जाती है। उस पे आप 1 आंख की जो बड होती है वो लगाएं, और उस पर अच्छी तरह से पानी खाद दें, और उसको आप अगर उगा लेंगे 1 महीने से लेकर 30 से 40 दिन की बहुत अच्छी नर्सरी हो जाती है। तो जब कभी भी आप लेट हो तो उसको लगा सकते हैं, और 1 महीने आप आगे हो सकते हैं इस फसल में। अब रही बात आपकी कि 1 महीने पहले आपने फसल बोई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अंकुरण आपका हो रहा होगा अच्छा। आप उसमें पानी लगाइए, पानी के साथ में उसमें यूरिया की पहली डोज लगाइए, और उसके बाद में उसमें देखिए कि खरपतवार ना होने पाए। आप खरपतवार का नियंत्रण कीजिए उसमें। और जो इस समय जो है एक आता है अर्ली सूट बोरर, तो वो जो है उसका ध्यान रखिए। जो बीच का जो कोत होता है वो सूख जाता है, तो उसके लिए जो आप ये CTPR होता है, क्लोरएंट्रीनिलीप्रोल, इसकी आप 150 ml मात्रा 1 एकड़ में ड्रेंच कीजिए इसको, नोजल को थोड़ा सा मोटा करके, और कूड़ों में जो पेड़ों से होता हुआ उसकी जड़ में भी जाए, तो उसका आगे तक 3 महीने तक उसका अर्ली सूट बोरर का भी प्रबंधन हो जाए। जी डॉक्टर साहब, हमारे जो ग्राम संसार कार्यक्रम है, निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई, ग्रामीण भाई सुनते हैं, और इसमें वो अपना लोक संगीत भी सुनते हैं। तो कहो तो एक आज रागनी सुनवा दें। नहीं, बिल्कुल, किसान भाई हमारे बहुत शौकीन है रागनी के, तो वो बहुत जरूरी है। तो करवाते हैं किसान भाइयों का मनोरंजन एक रागनी से, देशभक्ति। भाई हम भारत के अन्नदाता, खेतों में करें कमाई, देश के गौरव की रक्षा हम करते वीर सिपाही। देश के गौरव की रक्षा हम करते वीर सिपाही। भाई हम भारत के अन्नदाता, भाई हम भारत के अन्नदाता, खेतों में करें कमाई। देश के गौरव की रक्षा हम करते वीर सिपाही। देश के गौरव की रक्षा हम करते वीर सिपाही। और मन ने ये सोचा था भाई, मैं आदर्श किसान बनूं। मेरी बालकपन से इच्छा थी मैं फौजी वीर जवान बनूं। और अन्न और फल फूल उगा पर उपकारी इंसान बनूं। करन्यो छवर प्राण देश और गांव की मैं पहचान बनूं। हाँ, करन्यो छवर प्राण देश और गांव की मैं पहचान बनूं। भाई मदद करे हमारे साथ खेत में, मदद करे हमारे साथ खेत में, चाची ताई माई। देश के गौरव की रक्षा
खेतों में हल चलवा के दुश्मन से लड़ने जाते भाई हम बंदूकी उठा के। और पेट भरन का यत्न करें हम अधिक अन्न उपजा के। तुम सबको आजाद रखें हम अपना लहू बहा के। तुम सबको आजाद रखें हम अपना लहू बहा के। हम गाय भैंस पालन करके, हम गाय भैंस पालन करके देते घी दूध मलाई। देश के गौरव की रक्षा हम करते वीर सिपाही। देश के गौरव की रक्षा हम करते वीर सिपाही। जी, रागनी के बाद कार्यक्रम में पुनः स्वागत है डॉक्टर साहब। और कार्यक्रम हमारा चल रहा है इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की खेती, और जिसका आज का विषय है गन्ने की पेड़ी में समसामयिक कार्य और उर्वरक प्रबंधन। डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, दोनों का पुनः स्वागत है। और जो किसान भाई हमारे फोन करना चाहते हैं उनको नंबर वैसे पता है 23421082 और 23421083। इन नंबरों पे फोन करके आप विशेषज्ञ से गन्ने से संबंधित अगर कोई आपकी समस्या है तो निश्चित तौर पे फोन करके आप विशेषज्ञ से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि गन्ने की फसल में किस तरीके से उर्वरक प्रबंधन किया जाए। हाँ, तो शिवनंदन जी, जो मैं बता रहा था कि पेड़ी में अपना डीएपी और एमओपी कैसे डाले वो हमने बता दिया, लेकिन मात्रा की बात नहीं हुई है। हाँ, मात्रा की देखिए, मात्रा की बात तो जरूर होनी चाहिए। और जो हमारी रिकमेंडेड डोज है, देखिए जितनी हमने प्लांट में लगाई थी जी, उतनी हमको पेड़ी में लगानी है, नंबर 1 बात। और देखिए जब हम मात्रा की बात करते हैं जी, तो हम 4 आर को ध्यान में रखते हैं। 4 आर है, राइट सोर्स होना चाहिए हमारा जी, और राइट डोज होनी चाहिए, राइट मेथड होना चाहिए, और राइट टाइम ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। 4 आर अपनाना होता है। केवल डोज से भी काम नहीं चलता, सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि देखिए जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होती है वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। नंबर 1, हमारे जो खेत है उनकी उर्वरा शक्ति कैसी है। नंबर 2, हम फसल कौन सी उगा रहे हैं। तो यहाँ फसल हम गन्ने की बात कर रहे हैं तो हम गन्ने को लेते हैं जी। और मृदा का जानने के लिए देखिए हर एक किसान की जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो अलग अलग होती है। उसके लिए जो वैज्ञानिक हैं हम लोग करते हैं कि भाई एक बार किसान भाई मृदा टेस्ट जरूर कराएं, परीक्षण जरूर कराएं, और परीक्षण के आधार पे उसमें मात्रा खाद की डालनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहें कि भाई स्टेट रिकमेंडेशन क्या है, तो हमारी जो रिकमेंडेशन रहती है 180, 60 और 40 की है। 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की खेती में किसान भाइयों आपका स्वागत है। डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, डॉक्टर तेवतिया जी, दोनों का पुनः स्वागत है। जो हमारे किसान भाई इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आज का विषय है गन्ने की पेड़ी यानी रैटून में समसामयिक कार्य और उर्वरक प्रबंधन। और जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में तैयार हैं। अगर गन्ने की फसल से संबंधित आपका कोई भी सवाल है और विशेषज्ञ से आप सीधे बात करना चाहते हैं तो आप फोन करके अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23421082 और 23421083। और जो दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं, मोबाइल से फोन कर रहे हैं, तो दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगा लें। तो डॉक्टर साहब, हमें लगता है किसी किसान भाई का फोन आ गया तो उसको ले लेते हैं पहले। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर जी, जैसा कि आज का विषय गन्ना से ताल्लुक रखता है जी, तो मेरा एक सवाल इसीलिए मैं कॉल किया है कि हम गन्ना लगाए हैं जी अपने खेतों में, लेकिन सर कहीं कहीं मतलब गन्ने में एक लाल तरह का रोग ऐसा लग गया है। लाल सड़न?
हाँ, जो लाइन बन जाती है जी। और जब उसको गन्ने को मतलब वो खाया जाए या उसको बीज से 2 टुकड़े किया जाए तो उसके अंदर वो लाइन मिलती है। तो ये हम किस तरह से इस रोग को दूर कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है। जी तेवतिया जी, लाल सड़न रोग आप कंफर्म कह सकते हैं कि लाल सड़न रोग है? जी जी, मतलब ये मैंने आपको सर पहचान बताई है, यही उसमें निशानी नजर आती है। पत्तियों पे लाल धारी है? जी जी हाँ, वही धारी आती है। अच्छा, कितना बड़ा गन्ना है आपका? जी, गन्ना तो मतलब जब बड़ा हो जाता है तब ये नजर आता है। हाँ देखिए, ऐसा है। वैरायटी कौन सी है आपकी? यही नरम गन्ना है। CO 0238 है वैरायटी या कोई? 238 बता रहे हैं। हाँ देखिए, आपने सुना भी होगा, ये रोग बहुत ही व्यापक तरीके से पूरे प्रदेश में भी अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। देखिए CO 0238 जो है वो काफी पुरानी वैरायटी हो चुकी है और इसने लाल सड़न रोग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया पूरी तरीके से। अच्छा। और देखिए, अब वैज्ञानिक लोग इस वैरायटी को ना बोने की सलाह दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। उसका कारण ये है कि ये जो रोग है ये फंगस का रोग है जी। और ये दूसरी जगह बड़ी जल्दी से फैलता है, दूसरे खेतों में भी। अच्छा। और इसका जो उपचार है वो शुरू होता है आपके बीज उपचार से। अच्छा, स्टार्टिंग से जब आप गन्ना बोते हैं तो देखिए 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक बीज का उपचार और एक मृदा का उपचार। हाँ। तो बीज का उपचार करने के लिए एक दवा आती है थायोफिनेट मिथाइल। हाँ हाँ हाँ। उससे आप जो है लगभग आधा घंटा उसके 2% के घोल में डुबाए रखें, यानी 2 ml या ग्राम में घोल लें आप। एक 100 ग्राम का पाउच आता है पाउडर में, उसको 1 एकड़ के उपचार के लिए वो काफी होता है। अच्छा अच्छा। तो उसको एक ड्रम में घोल लें, उसमें आधा घंटे तक जरूर उस बीज को डुबाएं। अच्छा। लेकिन देखिए, ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि बीज का जो सेट होता है, जो टुकड़ा होता है, जो काटते हैं गन्ने का टुकड़ा, हाँ जी हाँ जी, उसको किसान भाई 2 आंख का काटते हैं या 3 आंख का काटते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें क्या है, जो बीच की आंख होती है उस तक दवाई नहीं पहुंच पाती है जी। तो और दूसरी बात यह है कि जो गन्ने की आंखें होती हैं वो विपरीत दिशा में होती हैं जी। जब उसको बोगे तो आधी आंखें ऊपर रहेंगी, आधी नीचे जाएंगी जमीन की तरफ। हाँ। तो इससे बचने के लिए क्या है, दोनों का फायदा लेने के लिए, अंकुरन भी ज्यादा करने के लिए और जो दवाई का भी अच्छे से उपचार हो पाए, उसके लिए 1 आंख के गन्ने काटे जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो 1 आंख में काटने से दोनों तरफ से दवाई आंख तक पहुंच जाएगी। जी जी। और मृदा उपचार के लिए क्या है कि आप 1 किलोग्राम प्रति बीघा यानी 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा विरिडी आती है या ट्राइकोडर्मा हरिजेनियम आता है, उसको मृदा में जरूर डालें जब बुआई करें। जब जुताई करें, जुताई करते समय उसको थोड़े खाद में मिला के पूरे खेत में कर दें और जुताई कर दें तो वो मृदा में मिल जाएगा। यानी मृदा उपचार और बीज उपचार आपका दोनों हो जाएगा। हाँ जी जी जी। और इसको अगर करके करेंगे तो निश्चित तौर पे आगे से जो फसल आपके तैयार होगी उसमें उम्मीद की जाएगी कि इसमें बीमारी आपकी कम लगेगी। और अगर देखिए अब वो आपका समय निकल गया, अगर फिर भी थोड़ी बहुत रोकथाम हो सकती है तो आप थायोफिनेट मिथाइल का स्प्रे करा दीजिए, इसका घोल का। अच्छा अच्छा। तो वो थोड़ा पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ी रोकथाम होगी इसकी। जी और एक धन्यवाद। बात ये बता देते हैं डॉक्टर साहब कि ट्राइकोडर्मा कितना डालना है। उसके लिए 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर आपको ट्राइकोडर्मा डालना है और लगभग 75 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर FIM है उसमें मिलाकर आप खुडों में डाल देंगे तो इसका आपको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि ये पौधों के रोगवर्धक शक्ति को बढ़ाता है और दूसरा कि पोषक तत्वों को भी पौधों को उपलब्ध करने में सहायता करता है। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार तेवतिया जी, और आपको भी नमस्कार जी। नमस्कार साहब। सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप संस्थान से जुड़े हैं और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, रेडियो पे टाइम कम रहता है। ऐसा है कि आप अपना नाम और पता तो बताइए। सुरेश पाल सिंह, बड़ौत बागपत। जी बिल्कुल सुरेश पाल जी, अब आप सवाल कीजिए अपना। जैसे गन्ने की फसल है तो ये जनवरी फरवरी में जैसे हम बिजाई करते हैं तो एक छोटा सा लिटरेचर आप लिख के, जैसे हम 8-10 किसान समूह करके उसको मंगा के उसके आधार पे वो सब प्रक्रिया कर दे और आपको हम उसकी जो कीमत रखेंगे वो भी दे देंगे। सुरेश पाल जी, वैसे हमें लगता है कि आप इससे पहले वो कार्यक्रम इसको सुने हैं। ये हर महीने 2 बार आता है, महीने के पहले और
तीसरे मंगलवार को, और इसमें बिल्कुल मिट्टी की जांच से लेकर के गन्ने की बिजाई, खेत की तैयारी, उर्वरक प्रबंधन, क्रम से पूरा पाठशाला इसको चलाए हुए हैं। और आज का हमारा रैटून का विषय है, जो पेड़ी रखते हैं आप लोग, उससे सवाल है तो डॉक्टर साहब से पूछिए। और निश्चित तौर पे टाइम 6:30 से 7 और 7:10 से 7:35 तक होता है, लगभग 1 घंटे का टाइम है। ये कम है साहब, ये भी कम है। सुरेश पाल जी, आपने जो ये मुद्दा उठाया है वो ये प्रदर्शित करता है कि आप गन्ने से कितना लगाव रखते हैं और हमारे प्रोग्राम को कितना देखते हैं। हम आपकी जो सुझाव का बिल्कुल सम्मान करते हुए और ये जल्दी ही एक ऐसी बुक निकालेंगे, बुकलेट, कि जिसमें इन सारे प्रश्नों का बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में, धरातल के रूप में, जो किसान की पूरी तरह से समझ में आए उसको हम निकालेंगे। और ये प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको बता दूं। जैसे साहब आपने गन्ने की नर्सरी 2 बार बताई, पहले भी आपने बताई थी और अब आज भी बताई जी। तो इसका थोड़ा सा, जैसे हम लोग अनपढ़ है तो चीक बेड जो बनाते हैं आपने जो बताया जी, और उसमें एक आंख की बड, ये सबसे उचित और बढ़िया विधि है। हम बहुत आगे हो सकते हैं, हमें अच्छी आमदनी मिल सकती। बिल्कुल जी, आपने बहुत ही अच्छी बात पकड़ी है और मैं इसमें थोड़ा इजाफा कर दूं आपके। और इसमें देखिए 2-3 बातों का ध्यान रखिए आप। एक तो जमीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए वो जो पौधा जमेगा उसको थोड़ा सा अच्छा माहौल मिलना चाहिए, एरेशन भी बढ़िया और खाद अच्छी तरह मिला लें उसमें। जी जी। और जब उसमें देखिए जो रेज बेड बनाएंगे उनमें कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर उसमें उसके दोनों तरफ से आप फावड़े से मिट्टी उठा के और बीच में डाल देंगे तो वो ऊंचा हो जाता है आराम से। जी जी जी। अब क्या है, दूसरी बात आती है कि एक तो एक आंख का काट के आप बीज उपचार उसका अच्छा कर सकते हैं जी। दूसरा, अब उसमें कैसे बोए, वहां पे देखिए जो एक आंख का है उसमें थोड़ा सा फासला रखिए चारों तरफ, आधा इंच या 1 इंच का, और उसमें लगातार रखते चले जाइए। और वो कुछ मिट्टी बहुत अच्छी जिसमें खाद मिला रखा हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला रखा हो, आप उसको अलग कर लीजिए उस बेड से और उस पर रख के सीधे उस पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस पे जो अपना हाथ से ही और उस पे चढ़ाते चले जाइए फिर। और ये बहुत आसान तरीका और प्रैक्टिकल मैंने खुद करके देखा है। और इसमें ना कुछ इसमें खर्चा है और कोई पॉलीथीन, कोई ट्रे में किसी में लगाने की जरूरत नहीं है। एक अमरोहा के किसान को आपने ये पूरा बताया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है ना साहब जब देख लेते हैं, अब समस्या ये है कि मान लीजिए एक बड लगाई हमने, उस पे 1 इंच मिट्टी चढ़ाई या 2 इंच? नहीं, 1 इंच काफी है उसमें। और थोड़ा सा उसमें पानी का ध्यान रखें और हल्का हल्का छिड़काव करते रहे। और सीधी अगर मैं बात बताऊं देसी, तो जो नालियां है ना दोनों तरफ, आप उसमें बीच तक पहुंचे पानी और तुरंत निकाल दीजिए, वो सीलन पूरे में पहुंच जाती है और बहुत अच्छा जो है अंकुरन होता है, यानी उसमें नमी बनी रहे। हाँ। ठीक है सुरेश पाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन भाई बोल रहे हैं और कहाँ से? सरारा से बोल रहा हूँ जी, मुकद्दर। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि गन्ने की पेड़ी काफी बड़ी हो गई है और उसमें पायरिला का प्रकोप है, दवाई बताएं। जी डॉक्टर साहब। देखिए पायरिला का, किसान भाई मैं बताता हूँ आपको, पायरिला का पैरासाइट जो है वो जनरेट हो चुका है। पायरिला कोई भी नुकसान नहीं करेगा आपके गन्ने के लिए, आप निश्चिंत रहें और कुछ ना करें उसमें। बल्कि क्या होता है, उसका और दवाई छिड़कने से उसका पैरासाइट मर जाता है, तो और वो जो उसको खाता है वो ही मर गया तो और फ्री हो जाता है। तो इसलिए आप निश्चिंत हों, बस ये पक्का होना चाहिए कि वो पायरिला ही है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ईश्वर सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई गन्ने की पेड़ी रखते हैं तो उसमें सिंचाई प्रबंधन है, खरपतवार नियंत्रण है, वो किस तरीके से करें? क्योंकि गन्ने की हम पेड़ी जो रखे हैं उसके अंदर आपको घास अमूमन ज़्यादा ही होता है, क्योंकि आपने अपनी बावक फसल को काटा है, उसके बाद में उसमें काटते वक्त या उससे पहले उसमें आप सस्य क्रिया कर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा घास की समस्या ज़्यादा रहती है। तो अगर आप घास को अच्छे ढंग से प्रबंधन कर लें तो आपकी ये पेड़ी की फसल में आपकी बावक फसल से भी ज़्यादा उपज दे सकती है। और इसके लिए घास का, खरपतवार का प्रबंधन के लिए आपको, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, अगर उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा हैं तो उसके अंदर आप 2,4-D का प्रयोग करेंगे। और 2,4-D का आपका 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो सक्रिय तत्व है उसको के रूप में आप उसमें डालेंगे। डॉक्टर साहब, मैं तो किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि क्योंकि गन्ने के एक
सिंगल फसल होती है तो अगर उसमें कुदाल से, फावड़े से, कल्टीवेटर से उसकी अगर जुताई कर दें तो एक तो मिट्टी में हवा का आवागमन भी हो जाएगा और दूसरे खरपतवार भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये आप अगर गुड़ाई करते हैं तो वो तो सबसे अच्छा है। अगर आपके पास इतने मैन पावर है उसमें गुड़ाई करने के लिए, तो आप जब पेड़ी शुरू करते हैं उसके 20-25 दिन बाद में एक गुड़ाई कर दें और दूसरी गुड़ाई उसके 50 दिन बाद में कर दें, तो आपका खरपतवार नियंत्रण अच्छे ढंग से हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार जी। हाँ, मैं ब्रह्म सिंह बात कर रहा था बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। जी ब्रह्म सिंह जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, हम पेड़ी जो खड़ी है इसमें हम फर्टेरा या वो वर्टा को करते हैं, क्या वो सही है या कोई और दवाई ऐसी है जो पिछली बार इतना बहुत असर कर दिया? देखिए किसान भाई, ये आपकी जो टॉप बोरर है ना, जो चोटी बेधक है, उसके लिए हैं दोनों दवाई। और जो आपका फटेरा है इसमें होती है क्लोरएंट्रोनिलिप्रोल जो कि कोराजन में होती है, वो है। और दूसरा वर्टागो जो है उसमें इसके अलावा जो CTPR के अलावा थायोमेथेक्सोम भी होता है। तो ये दोनों जो हैं इंसेक्टिसाइड हैं और अगर आपकी फसल में चोटी बेधक लग रहा है तो निश्चित रूप से फायदा करेंगे। अच्छा, एक चीज और है साहब जी, ये मोथा बहुत परेशान करता है, उसमें क्या ये सैंपरा वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल रिकमेंडेड है इसका और ये कर भी रहे हैं लोग और इसका फायदा भी मिल रहा है। आप बिल्कुल सही, आपका अनुभव कह रहा है और सही आप बोल रहे हैं बिल्कुल। हाँ, ये बताते हैं कि ये गन्ने को भी जो ग्रोथ होती है उसको मारता है? नहीं नहीं नहीं, गन्ने की ग्रोथ को मारेगा तो उसको गन्ने के लिए फिर गन्ने में चल ही नहीं पाएगा वो चीजें। तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आ रही हैं जो गन्ने सेलेक्टिव हैं, जो गन्ने, देखो इनको कहते हैं सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड। अगर खरपतवार को करना है तो हाँ उनको, तो वो उसी खरपतवार पर जो है काम करती हैं जिसके लिए वो बनी है, वो गन्ने पर नहीं करती। एक चीज और बताते हैं कि ये जो 4 पत्ते का मोथा हो तभी होनी चाहिए स्प्रे, की मोथा पड़ जाए तो उसमें क्या करें फिर? हाँ, ये मोथा के लिए जो आपने सैंपरा की बात की है, इसको आप पोस्ट इमरजेंसी डालते हैं और ये सिस्टेमिक है। अगर ऊपर से स्प्रे करते हैं तो ये पूरे जड़ तक इसके जो नट्स होते हैं वहां तक चला जाता है और उसको मार देता है। और जहां तक गन्ने पर प्रभाव की बात है, गन्ने पे हल्का सा स्ट्रेस आ जाएगा परंतु इस पे हमारी उपज पे और ऐसे उसको कोई इस पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज और बताएं कि ये सैंपरा का स्प्रे करने के बाद निराई गोड़ाई तो कोई करनी नहीं है इसके बाद? हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु आप इसमें आपको गन्ने में एरेशन देने के लिए वैसे भी अगर निराई गुड़ाई करेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी होगी और मोथा को ये मार देगा। मोथा को मारने के लिए निराई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप मोथा की निराई गुड़ाई करते हैं तो फिर अगले दिन दिया था इसे की चढ़ नहीं गलती उसकी, क्योंकि जो है हेलोसल्फुरान नाम होता है इसका सैंपरा का, तो ये सिस्टेमिक है, ये जड़ तक जाता है और उसको सुखा देता है। हमने खुद इसको एक्सपेरिमेंट में किया है फील्ड में अपने रिसर्च फार्म पे, तो ये सुखा देता है काफी हद तक। मेरा कहना यही था कि पहले निराई गुड़ाई जो भी करनी है मुझे करने के बाद, इसका स्प्रे करने के बाद, उसके बाद कोई निराई गुड़ाई नहीं करनी। नहीं, इसका स्प्रे करने से पहले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोथा होगा उस पे हरा होगा तभी उस पर स्प्रे करोगे, तभी वो मोथा उसको ले पाएगा। और उसके बाद में अगर मोथा कुछ रह भी जाता है कहीं तो वो निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ाई करना तो करने के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। अपना नाम पता बताइए। हाँ, मेरा नाम सुखबीर सिंह। कहाँ से? ग्राम दादूपुर नीला, जिला बुलंदशहर, तहसील सिकंदराबाद। जी, क्या सवाल है आपका? आप जल्दी में कीजिए जो भी आपको पूछना है। हमारी पेड़ी में ईंख में पत्ते पीले पीले हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, पत्ते पीले हो रहे हैं तो उसमें आपकी पत्ती की जो बीच की जो होती है मिडरिब होती है वो हरी है। हाँ। ऊपर के पत्ते पीले हो रहे हैं, नीचे के? ऊपर के पत्ते पीले हो रहे हैं। हाँ, ऊपर के पत्ते पीले हो रहे हैं तो आपके और उसमें अगर मिडरिब और उसकी वेन है जो होती है वो अगर हरी है तो आपके इसमें जिंक की कमी है और उसके लिए आप जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं 0.5% का घोल बनाकर आपका 700-800 लीटर पानी में आपका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही मिट्टी का परीक्षण करवाया है और जिंक की कमी पाई गई है तो आप बुआई के टाइम में जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप से डाल सकते हैं। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जिला हाथरस से देवेंद्र सिंह। हाँ, जल्दी पूछो आप, एक सवाल है, आधा मिनट है आपके लिए। सर, मेरे पास पेड़ी ईख है, किचन गार्डन में लगी है और उसके ऊपर जो कुल्ला टॉप जो निकलती है वो काली काली पड़ जाती है और उसमें पाउडर सा बन जाता है। कंडुआ रोग कहते हैं इसको, स्मट कहते हैं।
और इसके लिए आप नोट कर लीजिए प्रोपिकोनाजोल 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के इस पे छिड़काव कर दो, अच्छी तरह से तर कर दो। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर तेवतिया जी और डॉक्टर ईश्वर सिंह जी कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों के जवाब देने के लिए। वो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंद जी। तो श्रोताओं, ये हमारा फोन इन कार्यक्रम था और आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।